नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रूस ने अब फिर से हालात को अपने और ज़्यादा नियंत्रण में कर लिया है और बड़ा खतरा खड़ा हो गया है यूरोप के लिए और अब अमेरिका के लिए भी। धीरे धीरे अमेरिका भी रूस के लपेटे में आने लग गया है और रूस ने जिस तरह का जाल बिछाया है उसमें जितने ये हाथ पांव चलाते हैं उतना फंसते जाते हैं। सैंक्शन का मामला हो, हथियारों का मामला हो, यूक्रेन की मदद का मामला हो, सारे मामलों में रूस अपना अपर हैंड लेकर चल रहा है और गेम में एक एक चाल उसके मुताबिक चल रही है। जो ताज़ा घटनाक्रम है उस पर मैं बात करूंगा, नई नई चीज़ें जो हुई हैं उस पर बात करूंगा और किस तरह से रूस ने बार बार पूरे यूरोप को अपने इशारों पे नाचने पे मजबूर किया है और किस तरह से रूस अब अमेरिका के सबसे बड़े राज्य पे नज़र गड़ाए हुए है और उसको अपने कब्ज़े में लेने की इच्छा रखता है। और यहाँ तक कि अमेरिका का वो बहुत बड़ा तेल उत्पादक, खनिज उत्पादक राज्य है जिस पे रूस क्लेम करने वाला है। आज यही सब बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। क्या है मामला और कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण आज रूस शान से खड़ा हुआ है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण रूस हर जगह आगे दिख रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण जेलेंस्की को ऐसा लगने लगा है कि यूरोप और अमेरिका उनको धोखा दे रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। जब यूक्रेन लगातार युद्ध कर रहा है और वो रूस के सामने एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, तब उस बीच में एक डेवलपमेंट आया है कि उसने अपने 9 राजनयिकों को हटा दिया है। और ये राजनयिक ऐसे देशों में हैं जिनके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि भारत में जो उनके राजदूत थे उनको हटा दिया गया है, उन सबको टर्मिनेट कर दिया गया है। मतलब एक होता है रिकॉल करना। अगर यहाँ से राजदूतों को रिकॉल करते, वापस बुलाते, तो इसका मतलब होता कि राजनयिक संबंध भारत के साथ खत्म कर रहे हैं, जिसका संदेश ये भी हो सकता था कि भारत और खुलकर रूस की मदद कर पाता। इसलिए जेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया। उसने उन 9 देशों के राजदूतों को नौकरी से निकाल दिया। अब वो नए राजदूत देगा नहीं और राजनयिक संबंध खत्म होंगे नहीं ऑफिशियली, लेकिन टेक्निकली उसने एक संदेश दिया कि मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। और लगातार जेलेंस्की ये प्रेशर बना रहे थे अपने राजनयिकों पे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का और मदद का इंतज़ाम उन देशों से करें जहाँ पे उनको रखा गया है। ये है आज की खबर। अब ये क्यों करना पड़ा? ये इसलिए करना पड़ा है जेलेंस्की को क्योंकि जेलेंस्की पड़ते जा रहे हैं अकेले। जो उनके दोस्त हैं वो उनको छोटा छोटा करके लगातार दगा दे रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से जब हथियारों की बात आई तो जर्मनी ने कहा कि हम यूक्रेन को अब और हथियार नहीं देंगे और उसको वो कबाड़ा और ख़राब हथियार दिए जो उसके अब भंगार में पड़े हुए थे, जिसमें से आधे चलते थे, आधे नहीं चलते थे। अभी क्या हुआ कि एक प्रतिबंध लगा हुआ था रूस के ऊपर और प्रतिबंध लगाने के बाद लगातार ये बात हो रही थी कि जो गैस की सप्लाई है यूरोप के लिए उसको किसी तरह से कम किया जाए और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और जेलेंस्की चाहते थे कि गैस की सप्लाई पे भी प्रतिबंध लगे, डीजल पेट्रोल की सप्लाई पे भी प्रतिबंध लगे, मतलब क्रूड की सप्लाई पर भी प्रतिबंध लगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि यूरोप के देश कानूनी दांवपेच का फ़ायदा उठा के भारत के रिलायंस से रिफ़ाइन किया हुआ पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते रहे। यानी रूस का क्रूड यूरोप तक पहुँचता रहा, रूट बन गया भारत। इसके अलावा डायरेक्ट भी बड़ी संख्या में क्रूड यूरोप ने खरीदा। यहाँ पे एक दिलासा जेलेंस्की को दिया जाता रहा कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, जेलेंस्की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जेलेंस्की के साथ कोई प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा मामला बताता हूँ। अब क्या हुआ है कि रूस जो है उसने वो गैस सप्लाई करता है यूरोप को, और गैस की से सप्लाई यूरोप को जो रूस करता था उसने धीरे से उसकी टोटी धीमी कर दी
और यूरोप तड़प उठा, क्योंकि उसको लगा कि अगर सर्दियों तक उसका घर में जो स्टॉक रखते हैं वो गैस का वो पूरा नहीं हुआ तो बहुत संकट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सर्दियाँ मतलब बहुत माइनस में टेम्परेचर, और घर गर्म करने के लिए गैस ही अकेला जरिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ये जो सप्लाई कर रहे थे तेल की और गैस की, वो प्रभावित होने लग गई। और जब सप्लाई प्रभावित होने लग गई तो रूस ने कहा भाई हम नहीं दे पाएंगे आपको, इतनी स्पीड से मिलेगा नहीं तो एक टरबाइन पड़ा हुआ है वहाँ पे हमारा, कहाँ पे, कनाडा में, और आपने लगाया हुआ हम पे प्रतिबंध, पहले प्रतिबंध हटाओ तब हम तेल खोलेंगे। और नतीजा ये हुआ कि वहाँ से प्रतिबंध हटा और अब वहाँ से टरबाइन कनाडा से रूस पहुँच रही है, वो जर्मनी में लगेगी। जर्मनी भी तैयार है, यानी कनाडा ने दगा दे दिया, जर्मनी ने दगा दे दिया। अब जेलेंस्की जो है वो जैसे मिर्ची से जल गए हों वैसे उछल रहे हैं गुस्से से, और वो बार बार कह रहे हैं कि आप सैंक्शन कैसे हटा सकते हो भाई, आपने तो हमको साथ देने का वादा किया था। लेकिन यूरोप कह रहा है भाई हम अगर सैंक्शन नहीं हटाएंगे तो हमको गैस नहीं देगा, तो झुक गए। एक और ख़बर आपने हाल में पढ़ी होगी और वो खबर ध्यान देने वाली है, और वो है स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड है एक ऐसा द्वीप है ब्लैक सी में, जिसके ज़रिए यूक्रेन में जो अनाज है, यूक्रेन अनाज का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और ये पूरा जो स्नेक आइलैंड है, चूँकि ये सांप की शक्ल जैसा है इसलिए इसका नाम स्नेक आइलैंड है, ये रूस के कब्ज़े में था। और रूस ने इस स्नेक आइलैंड को मुक्त कर दिया, और ये कहकर मुक्त किया कि हम इसको मानवीय आधार पर छोड़ रहे हैं ताकि यूक्रेन से गेहूं का निर्यात हो सके। ये अपने आप में बड़ी जेस्चरिंग है, यानी संयुक्त राष्ट्र में वो देश अपनी स्थितियों को मजबूत बनाता जा रहा है और ये बताता जा रहा है कि दुनिया की ज़रूरतों को हम समझते हैं। और उसने एक बात और कही है पुतिन ने अभी हाल में, कि जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो युद्ध नहीं है, वो छोटा मोटा कुछ चल रहा है, असली लड़ाई तो शुरू ही नहीं हुई है। अब असली लड़ाई क्या होने वाली है इसको आप समझें तो आपको समझना पड़ेगा कि स्वीडन और एक और देश जो है उन्होंने बाकायदा नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया है, और नाटो जो है उसने उनको कह दिया कि हम आपको, स्वीडन के साथ फिनलैंड है वो, कि हम आपको मेंबरशिप दे देंगे, और एक प्रोसेस शुरू हो गया है नाटो की मेंबरशिप का। अब इसको लोग देख रहे हैं इस तरह से कि नाटो की मेंबरशिप अगर मिल जाएगी तो इसका मतलब उसके बगल में नाटो और पहुंच जाएगा, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है कि पूरे नाटो की चुटिया उसके हाथ में है, और हालत ये है कि जिनका मित्र बनते हैं ये यूरोपियन और नाटो देश, उसी को दगा दे रहे हैं, उसी के साथ कपट कर रहे हैं। वो अमेरिका को भी गच्चा दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं। अब आती है बात अमेरिका की। अमेरिका का एक राज्य है अलास्का। अलास्का अभी तक सीधा डायरेक्ट रूस से अमेरिका पे कोई पंगा नहीं था। जो पंगा था यूक्रेन पे था, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था डायलॉगबाजी में, या पैसे वैसे देने की बात करता था, यूरोपियन देश भी कर रहे थे, लेकिन खुलकर सब अमेरिका को खुश करने के लिए, लेकिन खुलकर अमेरिका से पंगा नहीं हुआ था। तो एक तरफ तेल की और गैस की टोटी यूरोप के हाथ में रखी है अपने हाथ में, और वो बोल रहा है कि भैया गड़बड़ करोगे तो बंद कर दूंगा, और बंद कर दूंगा तो आपकी हालत ख़राब होगी, आपके शेयर बाज़ार गिर जाएंगे, और आपके यहाँ पे आपके नागरिक महंगा पेट्रोल डीजल एनर्जी खरीद के परेशान हो जाएंगे, और आपकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होंगी। एक तरफ तो पुतिन ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के अंदर एक कैंपेन शुरू हो गया है कि अलास्का को वापस लो। अलास्का ऐसा राज्य है अमेरिका का जो कभी रूस के पास हुआ करता था, और रूस में एक जार होते थे पहले उनके, उन्होंने उसको कुछ लाख रुपए में अमेरिका को बेच दिया था। 30 मार्च 1867 को रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था, और 72 लाख डॉलर रुपए में कुल 72 लाख डॉलर में, यानी 45 करोड़ 81 लाख रुपए में अलास्का अमेरिका को बेच दिया गया था। और बताऊं कि अलास्का जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, और ये जो अलास्का है यहाँ पे बहुत सारे तेल के भंडार हैं, यहाँ सोने के भंडार हैं, और यहाँ पे माइंस हैं, डायमंड हैं, और यहाँ पे फ़िशिंग का टूरिज़म भी बहुत है। और ये बिक गया,
और तब के एक अलेक्जेंडर मिखाइलोविच गोरकाकोव जो उसके विदेश मंत्री थे, उनका आइडिया था। और उन्होंने एंड्रयू जॉनसन जो थे अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट, उनको कहा कि साहब आप जो है ये अलास्का ख़रीद लो। और उन्होंने ख़रीद लिया और जार अलेक्जेंडर II ने उसको बेच दिया। रूस के लोग इससे बहुत नाराज़ थे। इसके बाद 2-3 बार जार के ऊपर डेथ का अटैम्प्ट भी हुआ और जारशाही जाती रही। और ये जो 30 मार्च 1867 को डॉक्यूमेंट साइन कर दिए गए, ये हुई तो जनरल नॉलेज की बात। लेकिन हुआ क्या कि वो अलास्का में जाने के बाद, अलास्का अमेरिका में जाने के बाद, अलास्का आज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अमेरिका का 2 उत्तर प्रदेश के बराबर है, इतना बड़ा है। अब रूस के लोग कह रहे हैं कि इसको भैया वापस लाओ, उनको वापस चाहिए अलास्का। और पुतिन के ऊपर लगातार दबाव बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ की एक स्टेट के जो स्पीकर हैं वो भी इस कैंपेन में शामिल हैं। और जगह जगह रूस में होर्डिंग लगा के ये मांग की जा रही है कि अलास्का वापस लाओ। रूस के लोगों को, जो लोग जानते हैं रूस के बारे में, जिन्होंने पढ़ा है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब युद्ध वगैरह होता है तो रूस के लोग बहुत एकजुट हो जाते हैं। और इतने ज़्यादा एकजुट हो जाते हैं कि वो उनकी हर चीज़ में शामिल हो जाते हैं। और अगर आज अलास्का को वापस लेने की मांगें उठ रही हैं और जनता की तरफ से होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा एक संदेश ये भी है कि ये पुतिन का अगला कदम हो सकता है अलास्का की वापसी का। अलास्का जब बिका था तो बाकायदा कागज़ साइन हुए थे, चेक साइन हुआ था, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 250 साल पुरानी बात है। अब इसमें क्यों बिका अलास्का, ये एक अलग डिटेल है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अलास्का बिकने की वजह ये रही थी कि उस वक़्त इन्होंने क्रीमिया में युद्ध लड़ा था। क्रीमिया का युद्ध क्या था, ये अगर जानना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रीमिया के लिए युद्ध नहीं हुआ था। ये जो फ्रांस और पूरा ब्रिटेन, ये सब मिल गए थे और रूस से तब भी ये चिढ़ते थे। उस समय का एक बड़ा एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर। कई लोग दुनिया में सोचते हैं कि इतने सारे मुस्लिम देश कहाँ से आ गए, उसकी वजह यही है कि ये बहुत बड़ा एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर। ये इस्लामिक देश था और इसके जब कई टुकड़े हुए तो उसमें बहुत सारे देश बने। जो मिडिल ईस्ट है आप देख रहे हैं, ज़्यादातर उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, वो वहीं से टूट के बने हैं, इसलिए इतने ज़्यादा हैं। तो ऑटोमन एम्पायर भी जो है वो भी उसको सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी आ गए थे। और ये भयंकर युद्ध हुआ है। और इस युद्ध में रूस जीत तो गया, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर पड़ गया था और उसके कारण उसको अलास्का बेचना पड़ा था। रूस अगर आज मुकाबला कर पा रहा है अमेरिका का और पूरे नाटो देशों का, तो उसके पीछे एक बड़ा अनुभव है, एक बड़ा इतिहास है। और रूस का जो इतिहास है वो ये कहता है कि ये दोनों, नाटो और रूस, लगातार मुकाबला करते रहे हैं। एक ऑडियो बुक है, हिस्ट्री ऑफ नाटो वर्सेस रशिया। इस ऑडियो बुक्स में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि कैसे कैसे दोनों एक दूसरे के साथ लगातार मुकाबला करते रहे हैं और कैसे रूस ने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनसे निपटने की महारत हासिल की होगी। ये ऑडियो बुक कुकू FM पर उपलब्ध है। इसके अलावा 4000 के करीब ऑडियो बुक हैं। कुकू FM एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है और इस ऑडियो प्लेटफॉर्म पे करीब 4000 ऑडियो बुक्स, ऑडियो लिटरेचर को सुनने के लिए आपको केवल 399 रुपये देने होते हैं, जो कि एक पुस्तक खरीदने के बराबर रकम है। और इन ऑडियो बुक्स की मेंबरशिप अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आपको आधे दाम पर 199 रुपये में मिल जाती है। KN50 एक कोड है, उसको आपको डालना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसको डालने के बाद में आप इस डिस्काउंट के हकदार बन सकते हैं। पहले 250 लोगों को ही ये डिस्काउंट दिया जाएगा। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अलास्का को वापस लेने की बात हो रही है। और अलास्का को वापस लेने की बात होती है, इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे रूस उस धरती पर क्लेम करने वाला है, करने जा रहा है या कर सकता है, या उसके अंदर उस धरती पर क्लेम करने की मांगें उठ रही हैं जो अमेरिका की धरती है। एक तरफ यूक्रेन की हालत ख़राब कर रखी है और हमले, जैसा कि स्पष्ट कर चुका है वो,
पूरी इंटेंसिटी के नहीं हैं, और उसको यूक्रेन को तबाह नहीं करना है, लेकिन बार बार वो जेलेंस्की को याद दिला रहा है कि आप जो हैं वो ऐसी हालत में हैं कि आपको ये लोग भड़का रहे हैं और यही आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे, यानी अभी भी मौका है। ये वो बार बार जेलेंस्की को संदेश दे रहे हैं। यूरोप को संदेश दे दिया है कि ज़्यादा पंगा लोगे तो गैस बंद कर दूंगा, और कम भी कर दी गैस की सप्लाई। नलके में बूंद बूंद पानी आ रहा है, वहाँ पे बाल्टी कैसे भरें। और तीसरा जो है वो डीजल पेट्रोल के मामले में उसने चाबी अपने हाथ में रखी है। भारत को जब तक रूस से सस्ता क्रूड आ रहा है तभी तक यूरोप को सस्ता तेल मिल पा रहा है, ये भी एक फैक्टर है। और इन सारी चीज़ों के बीच में यूएन में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाता जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब अन्य संकट हुआ तो अमेरिका के पास कोई रणनीति नहीं थी। वो भारत जैसे देशों को बार बार दबाव डाल रहा था कि गेहूं एक्सपोर्ट करो, गेहूं एक्सपोर्ट करो। भारत ने ऑफिशियली मना कर दिया, अनऑफिशियली गेहूं भेजता रहा तरह तरह से, और बाद में गेहूं पे लगा दिया तो उसको दलिया और मैदा और सबका एक्सपोर्ट खोल दिया। तो गेहूं तो जा ही रहा था, अब जाके इन्होंने रोक लगाई है जब इनका कोटा पूरा हो गया होगा। तो अब वो पूरी स्थिति में क्या हुआ है, वहाँ से भी पावरफुल है। और उस पूरी स्थिति में जब अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं था संकट दूर करने के लिए, ऐसे में रूस ने एक रास्ता दिखा दिया। एक ऐसा बंदरगाह, एक स्नेक आइलैंड जैसी जगह खोल दी जहाँ से यूक्रेन अपना अनाज बाहर भेज सके। यूक्रेन का अनाज बाहर जाता है तो उससे दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि दुनिया को अनाज मिलेगा, तो जो भूखमरी का खतरा था गरीब देशों के ऊपर वो कम हो जाएगा। और दूसरा जो बड़ा फ़ायदा होगा रूस को, ये होगा कि वो अपनी इमेज, एक मानवीय इमेज बनाने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि यूक्रेन कह रहा है कि उसने विजय पाई है, उस पर कामयाब हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये पर्यावरण का बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया था। वहाँ पे अनाज इकट्ठा था यूक्रेन में, जो अगले साल की फसल और आ जाती तो और ज़्यादा डबल हो जाता, वो स्टॉक डबल से ज़्यादा, और अनाज सड़ने के पक्के चांसेस थे। अनाज सड़ते तो बहुत सारा मीथेन बनता और ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, 50 तरह की बड़ी समस्याएं खड़ी हुई थी, जिसका हल उसने स्नेक आइलैंड खोल के निकाल दिया। यूएन में खड़ा होकर बोलेगा कि देखो दुनिया की हम परवाह कर रहे हैं, शांति की बात हम कर रहे हैं, शांति के हितरक्षक हम हैं, और ये अमेरिका बिला वजह चौधरी बन रहा है। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी प्लानिंग में मल्टीनेशनल चली गई। उसने अपने यहाँ पे मस्त क्लास अपना रशियन वर्जन खोल दिया मैकडी का। तो उसने बड़े आराम से इस पूरी बातों में, आपको कहीं पे भी नहीं लगता होगा कि रूस को कहीं कोई क्राइसिस मैनेज करना पड़ा, बल्कि रूस खुद तय कर रहा है कि दुनिया में क्या हो, और यही उसकी ताकत है। और इसको देखते हुए एक बात समझी जा सकती है कि आने वाले समय में यूरोप का भी सरदर्द बढ़ने वाला है, अमेरिका का भी सरदर्द बढ़ने वाला है, और भारत और चीन जैसे देशों के साथ जो रणनीति मिलके रूस बना सकता है, जिसकी संभावना चल रही है। अभी हम जानते नहीं कुछ, और विदेश नीति के बारे में कुछ कमेंट करना चाहिए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज़ का कुछ गलत मतलब निकल आए, देश हित में ना हो। लेकिन इतना जान लीजिए कि चीन के साथ तो जो हालात बन रहे हैं, मैं कभी बनाऊंगा वीडियो, और वो इस तरह के बन रहे हैं कि पूरी तरह से मुट्ठी में और शिकंजे में पूरी दुनिया को कर रखा है। इन देशों में, यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, सरकारी स्तर पर, दूसरे स्तर पर क्या क्या हो रहा है, इसकी पूरी जासूसी चीन कर रहा है। और इधर ये जो MI6 और CIA हैं, ये लगातार कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये फेल हो जाते हैं। इन्होंने खबर निकाल के दी कि भाई वो मर गए हैं, पुतिन फेल हो गई, पुतिन बीमार हैं, फेल हो गई, पुतिन कहीं जाके छिप गए हैं, फेल हो गई, सारी खबरें इनकी फेल हो रही हैं। और उधर चाइना का जो हैकर्स का साम्राज्य है वो बढ़ गया है, और दनादन पूरी दुनिया में वो हैकिंग कर रहा है। और ये सारी, और इस पर चिंता खुद MI6 जता चुका है, खुद अमेरिका जता चुका है। हाइपरसोनिक हथियार या तो उत्तर कोरिया के पास हैं, या चाइना के पास हैं, या रूस के पास में हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि परमाणु बम भारत के पास भी है। यहाँ से उड़ा के अमेरिका पे टपका सकते हैं, और अमेरिका का कोई भी राडार पकड़ नहीं पाएगा, वो इतनी स्पीड में जाएगा। तो ये पूरी स्थितियाँ ये बता रही हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। हमको जो खबरें मिलती हैं वो वेस्टर्न मीडिया से मिलती हैं, और वेस्टर्न मीडिया को ये खबरें बताने में डर लगता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे एनालिसिस हम तक उस तरह पहुंच नहीं पा रहे हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।